नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जो ईएमई की भर्ती आई है, बहुत सारे पदों पर है। उसमें वेल्डर है, फायरमैन है, ट्रेडमैन मेट है, एलडीसी है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और आईटीआई वाले भाई भी हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या कहाँ से करनी है, क्या करनी है, वो सब बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। अभी मैं आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ, वन बाय वन एक एक स्टेप से चलेंगे। बीच में कहीं कुछ समझ नहीं आए तो आप वो जगह छोड़ देना, आगे की चीज़ें लिख लेना, आगे से भर लेना, और वो जगह के लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे शुरुआत में बात करते हैं अपन, आप साथ में फॉर्म लेके भी बैठ सकते हो। साथ में एक ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले लीजिए, उससे अपन फॉर्म भरेंगे। साथ साथ में भर सकते हो और बीच बीच में आप वीडियो रोक रोक के भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको ऐसे प्रिंट करवाना है, 3 पेज प्रिंट हुए होंगे आपके भी। अगर नहीं किए तो आपने गलत प्रिंट आउट करा लिया। 3 पेज होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो दिल्ली वाला है, उसके लिए फॉर्म भरते हैं। तो जो आपका 2 लिखा हुआ है ऊपर दिख रहा है, ठीक है, उसके नीचे लिखा है यूनिट एड्रेस एज मेंशन्ड एट पैरा 1 ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर आपको यूनिट का नेम लिखना है। तो मैंने यूनिट का नेम ऊपर लिख दिया, यहाँ पर जगह थोड़ी है, और आपको बड़े अक्षरों में दिखाने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है। मैंने लिख दिया कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली। ठीक है। अच्छा, DAVP एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो मैंने नीचे लिखा है CBC 10103/11/0004/2425 है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो आप ठीक करवा लेना। ये 2425 होगा, ठीक है। और सामने आपकी एक फ़ोटो चिपका देना, उस पर कुछ नहीं लिख रहा, नॉर्मल फ़ोटो चिपकानी है बस आपको। उसके बाद आगे बात करते हैं, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर आप लिख देना। जो मैंने एलडीसी के लिए अप्लाई किया है तो आप एलडीसी के लिए, हालांकि मैंने खुद अप्लाई नहीं किया, मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ऐसे ही फिल करके दिया है। तो आप उस हिसाब से अपना लिख देना, जो पूरा पूरा लिखना आपको। लोअर डिवीजन कलर के लिए लिख रहे हो तो वो लिख देना, एलडीसी लिख दोगे तो भी चलेगा। फायरमैन के लिए फायरमैन, और जो भी बाकी पोस्ट हैं उसके नीचे आप ग्रेड हाई ग्रेड जो भी है वो ब्रैकेट में लिख देना। आगे यूनिट का नेम 505 आर्मी बेस वर्कशॉप। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ यूनिट का नाम लिखना है। अगर ये आपकी यूनिट बहुत बड़ी है तो आप छोटा करके लिख सकते हो, जैसे 505 लिख के फिर आर्मी का A, बेस का B, डब्लू का वर्कशॉप का W, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा एड्रेस है और यहाँ पर मैंने यूनिट में सिर्फ यूनिट का नाम लिखा है। अब कैंडिडेट का नाम लिखना तो वो आपको पहली ABCD में लिखना है, सारा फॉर्म पहली ABCD में भरना है। दूसरे में भरने की गलती मत करना, क्योंकि दूसरे में सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, तो वहाँ पर आपका डेटा गलत भरा जाएगा। तो फिर अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो अभी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका डाटा मैच नहीं होगा। तो इसलिए पहले ABCD में भरो ताकि हर किसी को आराम से समझ आ जाए, और उतना टाइम उनके पास भी नहीं है, वो मगजमारी नहीं करेंगे फालतू में आपके फॉर्म को, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो पहले ABCD में भरो ताकि उनको भी आराम से समझ आ जाए। जैसे कैंडिडेट का नाम मैंने राजेश कुमार लिख दिया। फादर्स नेम या जो लड़कियां हैं हस्बैंड नेम लिख देंगे अपना, जो भी है सुरेश कुमार लिख दिया मैंने। मदर्स नेम मैंने सुमन देवी लिख दिया, जो कॉमन सा नाम है। अब डेट ऑफ बर्थ लिख दी मैंने एग्जाम्पल के लिए 1/5/2000। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पर है कि आप एज कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक बात है, तो एज कैलकुलेट करने का मैंने तरीका आपको बता देता हूँ। अभी चलिए गूगल पे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, मैंने ये एज कैलकुलेटर निकाल लिया है गूगल पे। आप गूगल पे सीधा लिखोगे एज कैलकुलेटर तो वहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ पर आपको पहला ही जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये हो रहा है प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर अपने को जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। जैसे हमने 1/5/2000 डाला था ना, तो सबसे पहले अपन मंथ लिखते हैं। ये आपका मई, डेट जो है वो हमने 1 तारीख रखी थी, और यहाँ पर जो भी ईयर था उसी ईयर की बात कर ले। ठीक है। अच्छा, हमें कितनी डेट तक को देखना है, तो हमको जनवरी में देखना है। तो सबसे पहले अपन जनवरी डाल लेते हैं। फिर यहाँ पर कितना जनवरी तक देखना है अपने को, तो अपने को लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी है, तो 17 जनवरी तक। और कौन सा ईयर है, 2025 तक है। अभी एज कैलकुलेटर करके देगा ये हमें। आप यहाँ देख सकते हैं 24 ईयर, 8 महीने और 16 दिन। ठीक बात है, बस यही डालना है। अभी आपकी नेशनलिटी है वो इंडियन है एसबी की, आप सभी इंडियन हो, यहाँ पर आप सबको इंडियन लिखना है। फिर आपका रिलीजन जो भी है, हिंदू है, इस्लामिक है, यानी मुस्लिम है, या जो भी सिख है, ईसाई है, जो भी आपका है लिख देना। एड्रेस में आप क्या लिखोगे, एक तो होता है
कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब जैसे आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हो, ठीक बात है। जैसे आप दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो तो आप दिल्ली का एड्रेस लिखोगे यहाँ पर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। और जो परमानेंट एड्रेस वो होगा जहाँ पे आपके माता पिता रहते हैं, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, मतलब परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपका परमानेंट घर है, तो वहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा। और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस वहाँ पे लिखा जाएगा जहाँ पे एडमिट कार्ड भेजना है, ताकि वो आपको वहीं मिल जाए, आपको गांव ना जाने पड़े, घर ना जाने पड़े एडमिट कार्ड देने के लिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अगर आप किसी गांव में रहते हो तो अगर सेम भी है ना, आपको परमानेंट और वहीं आप रह रहे हो, वहीं आपका घर है, तो आप दोनों सेम लिख सकते हो। अगर गांव में रहते हो तो आपका विल लिख देना, फिर आगे XYZ जो भी आपका गांव का नेम है। पोस्ट कौन सा लगता है आपका, आपका गाँव का ही पोस्ट लगता है तो VPO लिख के गाँव का नाम लिख देना। अगर गांव का नहीं लगता, दूसरे गांव का लगता है, तो XYZ जो भी है आपकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिख देना। पिन कोड आपका जो भी है वो पिन कोड लिख देना। फिर आगे आपका स्टेट, राजस्थान, यूपी, पंजाब जो भी है, हरियाणा वगैरह। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आप लिख देना। ईमेल आईडी आप सही से लिखना, ठीक है। ईमेल आईडी मिस्टेक मत करना। आगे आपकी कैटेगरी पूछी है, तो कैटेगरी अगर UR से हो तो UR लिख ही देना, और अगर आप EWS हो तो EWS लिख देना। OBC वाले खास कर ध्यान रखो, OBC में एक तो होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। तो अगर आपके माता पिता दोनों में से कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, आप OBC आगे ब्रैकेट में NCL लिखोगे। और अगर आपके मम्मी पापा दोनों या दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट जॉब में है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, आपको सिर्फ OBC लिखना है, ठीक बात है। आगे अगर आप डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है, आप अगर दिव्यांग हो तो उसके बारे में डिटेल लिखनी है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। आगे 13 नंबर पे देखते हैं। 13 नंबर पे डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जैसे 25 तक तो इसमें दी है, और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल की छूट मिल रही है। वही SC ST को 5 साल की मिल रही है। तो अगर आपको एज में छूट चाहिए, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 25 से ऊपर हो गई है, तो आप यहाँ पर अपना जो जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखेंगे। उसके बाद आगे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिख देंगे। जैसे मैंने OBC लिख दिया, OBC के आगे नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर लिख दिया। और उसके आगे जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं, OBC में जो OBC का सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो सेंटर का होता है। सेंटर और स्टेट का दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ पर आपका सेंटर का चलेगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और सेंटर का जो OBC NCL होता है वो इंग्लिश में होता है पूरा, ठीक बात है। अगर फिर भी कोई को समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा। टेलीग्राम पे जो OBC का सर्टिफिकेट होगा उसकी फ़ोटो डाल दूंगा कि किस टाइप से दिखता है। तो स्टेट वाला मत लगा देना, कोई फ़ायदा नहीं। और जिनके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में है वो तो OBC है ही, उनको सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, उनको वैसे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप 10th हो, पहले आप एग्जामिनेशन का नेम लिख दोगे, 10th 12th जो भी आपकी ग्रेजुएशन वगैरह है। उसके बाद आपने किस साल में पास किया था, उसके बाद आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो BSER लगता है राजस्थान में, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो मैंने BSER लिख दिया, आप अपने अपने स्टेट का लिख सकते हो। आगे आपने कितने परसेंटेज अचीव किए उसमें, तो वो लिख देने हैं। ग्रेड कौन सी आई थी, तो 60% से ऊपर सब फर्स्ट ग्रेड होते हैं, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। आपकी जो भी है, मेरे हिसाब से 60 से ऊपर नीचे तो कोई होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर है तो कोई देख लेना, अपने हिसाब से लिख देना। आगे बात करिए एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस के पास मान लो आपके पास ITI है, तो आप ITI का जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन करवाता है उसका नाम लिख सकते हो। आगे लिखना है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या PSU है, और किस पोस्ट से आपने किया है, और किस कहाँ से कब से लेकर कब तक उसको वैलिडिटी है, तो उसके बारे में लिखना है। तो मैंने वो CCC वाला NIELT कुछ ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए। उसके बाद करते हैं आपने इनक्लोजर, 15 नंबर में है इनक्लोजर। इनक्लोजर में क्या क्या लिखना है कि इसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हो तो 10th लगाना, 12th से अप्लाई कर रहे हो तो 12th की मार्कशीट भी साथ में लगाना, ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का भी साथ में लगाना। और अगर आप सिर्फ 10th ट्रेडमैन मेट के लिए कर रहे हो या किसी भी के लिए कर रहे हो, आप 10th बेस की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आपने 12th भी कर रखी है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाओगे उतना ही फ़ायदा है। इसका फ़ायदा तब मिलता है जब आप दो लड़कों के या 3 लड़कों के एक जैसे नंबर आ जाते हैं, तो फिर किसको ज़्यादा सेलेक्ट करें। तो जो हायर एजुकेशन में होगा, जिसकी ज़्यादा एजुकेशन होगी उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। साथ में आपको आधार कार्ड लगाना है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC है, SC है, ST है, जो भी EWS है वो लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कुछ जगह इसको मूल निवास भी बोलते हैं, वो भी लगाना है, ठीक है। मोटा मोटे आपके सारे डॉक्यूमेंट आ गए। फिर भी कोई बच जाता है, जैसे आपका कोई
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसकी भी कॉपी साथ में लगा देनी है, ठीक है। और सबको सेल्फ अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड का समझते हो, मैं ऊपर फोटो लगा देता हूँ, आप ये देख लीजिए। ये आपको सेल्फ अटेस्टेड इसको बोलते हैं। जो भी आपके फोटोकॉपी है उसमें खाली जगह दिखिए, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर आपको इस टाइप से ऊपर लिख के नीचे अपने साइन मार के और डेट लिख देनी है। इसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। आगे बात करते हैं। आपका आधार नंबर जो भी है आप लिख देना, पैन नंबर, पैन कार्ड है तो लिख देना, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ देना। आगे है प्लेस, कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे आप जयपुर से अप्लाई कर रहे हो जयपुर लिख देना, दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली, और आप जो भी आपके पास शहर लगता है उस शहर का नाम लिख देना, और अपने गांव का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट कब की लिखनी है, डेट जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस दिन की लिखनी है। जैसे आप कल फॉर्म अप्लाई करोगे तो कल की डेट लिखनी है, कल ही आपको पोस्ट ऑफिस पर डालना है, सिग्नेचर लिखना है एप्लीकेंट के, जो आपके सिग्नेचर खुद ही करने हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट टू इंश्योर द फॉलोइंग आर इनक्लोज्ड। एक नंबर में है, वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप डेली एफिक्स्ड विद ₹5 पोस्टल स्टाम्प है। इसका मतलब आपको लिफाफा लेना है, उसके ऊपर ₹5 का स्टाम्प लगाना है। मैं ऊपर फोटो लगा देता हूँ, इस टाइप का स्टैम्प होगा, वो पोस्ट ऑफिस वाले अपने आप ही लगा देंगे, उनको बोल देना, उनको आप ₹5 जमा करवा देना। मिनिमम ₹5 का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 का भी लगा सकते हो, 20 का, 50 का, जो भी आप जितना भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम ₹5 का होना चाहिए। और आपको 2 लिफाफे लेने, एक से काम नहीं चलेगा, 2 लिफाफे लेने हैं, एक छोटा एक बड़ा। जो बड़ा वाला होगा उसमें छोटा वाला डाल देना, और छोटे वाले के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट आप मोड़ के और उसमें डाल देना। ठीक बात है, समझ आ गया? नहीं आ रहा मैं फिर बता देता हूँ। आप सारे डॉक्यूमेंट है वो रोल करेंगे, समेटेंगे आपके एक साथ है, क्योंकि उनको आप स्टेपल करोगे, फिर उसको छोटे वाले लिफाफे में डालोगे, फिर छोटा वाला लिफाफा है वो बड़े वाले में डाल दोगे, और ₹5 का स्टाम्प बाहर वाले लिफाफे में भी लगाना और ₹5 का अंदर वाले में भी, क्योंकि वापस आएगा तो उसके लिए भी चाहिएगा ना। तो मिनिमम ₹5, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है। 2 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है, आपके जो फ़ोटो है 2 फोटो आपको साथ में भेजनी है, वो साइड में चिपका के। 2 तो आपकी, एक तो आपकी फॉर्म में चिपक जाएगी, उसके अलावा 2 फोटो और आपको चिपका के भेजनी है। और फोटो के पीछे अपना नाम, फिर सन ऑफ, जिसके भी आपके पिता का नाम लिख देना, ताकि फ़ोटो इधर उधर घूमे तो तुरंत पहचान ले कि ये आपकी फ़ोटो है, ठीक है। बस इतना से। आगे एक्नॉलेजमेंट वाला है, इसको भी पूरा फिलअप करना है। एयरफोर्स में बहुत सारे बच्चों ने इसको फिल नहीं किया था। मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था, उसने 10 फॉर्म भरे थे एयरफोर्स के लिए, लेकिन उसने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसने ये पूरा फॉर्म खाली रखवा दिया था। हालांकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर है, लेकिन उसको जानकारी नहीं थी, उसने गलत किया तो सब ने गलत कर दिया। और उस लड़की ने भी उसके देखे देख 10 फॉर्म गलत कर दिए थे, और एक का भी एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये गलती आप मत करना, ये पूरा आपको भरना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर जो भी है आपका एलडीसी लिख देना, यूनिट आपकी जो भी आगे लिख देना, फोटो आपको चिपकानी है ही। जो नेम है आपका वो ब्लॉक लेटर यानी पर ABCD में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी OBC या जो भी आपकी कैटेगरी उस हिसाब से। आपका एड्रेस पूरा लिख देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा लिखना है। अच्छा, फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसके नीचे जो भी है ना ये आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको खाली छोड़ना है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। ये इंडेक्स नंबर भी आपको नहीं लिखना है, रिटर्न टेस्ट भी नहीं लिखना है, ये सब उनका ही लिखना है। वो खुद आपको लिख के भेजेंगे जब आपका एग्जाम होगा, वो खुद ही लिखेंगे। आपका काम फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, इससे ऊपर ऊपर का, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना सा है, थैंक यू सो मच। और तैयारी कहाँ से करोगे उसके बारे में अपन कल वीडियो आएगी, उसका वेट कीजिए प्लीज़, ठीक है।